हर साल सोचता था कि मैं वाजिब कारणों से नहीं आ पा रहा था। इस साल सोचा था कि मैं आ जाऊंगा, पर चुनाव आ गया तो डरा हुआ था कि कहीं दिल्ली से बाहर न जाना पड़ जाए। तो खैर ऐसी नौबत आई नहीं। डीपी त्रिपाठी जी, रमाशंकर जी, अशोक वाजपेयी जी, कुर्बान साहब और आप सभी, आप सबको पता ही है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है वो भारत की है, भारतीय जनता पार्टी। इसके 5-10 प्रवक्ता हैं जो दिन भर टीवी पे दिखते हैं, पर इतनी बड़ी पार्टी ने मेरा बहिष्कार किया हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का जो दावा करती है बीजेपी, उसने मेरा बहिष्कार किया हुआ है। ये उसकी हार है। सारी जीत बैलेट बॉक्स से नहीं होती है। इतनी बड़ी हार लेकर वो इतिहास के किस गर्त में जाएगी मैं जानता भी नहीं, पर उम्मीद जरूर है कि आप लोकतंत्र की लोक व्यवस्था पर अगर हमला करेंगे तो वो गर्त सबके लिए बनती है। उसमें कोई अपवाद की तरह नहीं बन जाता है। जब हम पत्रकारिता का मूल्यांकन करने जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत पीछे चले जाते हैं, कहते हैं वहां भी देख लीजिए, वहां भी देख लीजिए। मेरा कहना है कि क्या हम 2014 से 2019 के कालखंड को स्वतंत्र रूप से नहीं देख सकते? इसमें क्या दिक्कत है? इसके रेफरेंस पॉइंट में हम क्यों नहीं देख सकते कि इन 5 सालों में जो अखबार और टेलीविजन की पत्रकारिता रही उसकी क्या हालत हुई और क्या हालत की गई? अगर हम इन्हीं 5 सालों का मूल्यांकन कर लें तो शायद हम विशेष रूप से हिम्मत रख पाएंगे कि हम पीछे भी जाकर उसके रेफरेंस पॉइंट से चेक कर पाएं। जो एक्सक्लूजन का, जो हटाने की जो प्रक्रिया हुई, अलग थलग करने की प्रक्रिया हुई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की घटना से होती है। जबकि वो लाभ लेकर आते हैं तब जब वो अन्ना आंदोलन के दौरान जो मीडिया भूत प्रेत में जो रमा हुआ था, जो 2012 में दुनिया को खत्म कर रहा था, जब रिपोर्टर स्वर्ग की सीढ़ी ढूंढ लाए थे और किलो में रिपोर्टर को भेजा जाता था रात को और सुनसान भूत प्रेत की आवाजें आती थी और टीआरपी मिलती थी और इस तरह के कार्यक्रम चलते थे कि आ गया तालिबान, अभी 30-40 किलोमीटर और दूर है, वो भी आज तक आया नहीं। तो मीडिया लिबरेट हुआ, स्वतंत्र हुआ, खूब सवाल पूछने लगा। कॉमनवेल्थ के समय था, उसी का लाभ उठाकर वो आए थे। उनको पता था कि मीडिया की ये आजादी बहुत दिनों तक रही तो ये सवाल तो फिर से उठ खड़े हो सकते हैं। तो पहले दिन से सवालों पर हमला हुआ। पूछने वाले को कहा गया कि आप कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी की जगह खांग्रेसी कहा गया। फिर कहा गया कि आप कम्युनिस्ट हैं। फिर कहा गया कि आप नक्सल हैं। और इसी दौरान कुछ घटनाएं होती हैं, कलबुर्गी की हत्या होती है, पंसारे साहब की हत्या होती है, तो कहा गया कि आप अवार्ड वापसी गैंग हैं। ये बात को भुला दिया गया कि साहित्यकारों ने अवार्ड क्यों वापस किए थे, क्योंकि साहित्य अकादमी ने शोक प्रस्ताव पास करने के बुनियादी काम नहीं किया था। इससे रुष्ट होकर वो वापस किए गए थे। तो अवार्ड वापसी गैंग बनाया गया, फिर एंटी नेशनल बनाया गया, फिर एंटी इंडिया बनाया गया, फिर अर्बन नक्सल लाया गया, फिर नक्सल लाया गया, फिर प्रो मुस्लिम लाया गया, फिर सेकुलर गैंग लाया गया, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग लाया गया। और इन सब का जो लेवल था सबसे बड़ा कि आप एंटी मोदी क्यों हैं। बताया नहीं गया था कि हमारे देश में ललना का अवतार हुआ है, सोहर गाना है। बताना था कि हम सबको 2014 के मतदान के बाद सोहर गाना है कि अवतार हुआ। और इस तरह से ये कैंपेन चलाया गया कि अभी कुछ दिनों पहले
जब ये एसएससी सीजीएल एक परीक्षा होती है, इसमें 30-40 लाख बच्चे बैठते हैं, तो इनकी खबर मैंने दिखाई तो एक लड़के ने कहा कि आज मैं पहली बार आपका चैनल अपने घर में चलाऊंगा, क्योंकि मैं मानता था कि आप गद्दार हो, देशद्रोही हो, और मेरे पिताजी आपका प्रोग्राम नहीं देखने देते थे। तो एक इंडिविजुअल को अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कोई सामान्य प्रक्रियाएं हैं, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे से भी संबंधित नहीं है, लेकिन मैं चूंकि उसका उदाहरण बन गया हूं तो बता रहा हूं कि किस तरह से पूरी ताकत लगा के एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड किया गया। ये बहुत आसानी से कोई भी राज्य सत्ता कर सकती है, लेकिन सवालों पर हमलों के जरिए जो पूरी प्रक्रिया बनी वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को एक्सक्लूड करने के लिए नहीं थी। ये एंटी मोदी का जो पूरा जाके जो वर्क बनता है, उसके भीतर एक प्रो मुस्लिम था। लगातार हमारे चैनलों ने और अखबारों ने इस 15-16 करोड़ की आबादी को एक्सक्लूड किया है, और ये 5 साल तक ये प्रक्रिया चली है। अलग अलग तरह के बहसों को लाकर, अलग अलग तरह के विषयों को लाकर, जब कभी उन कार्यक्रम को बनाने वाले लोगों की अंतरात्माएं जागेंगी 10-20 साल के बाद, तो जिंदगी के इस दौर को याद करेंगे और सो नहीं पाएंगे। तो ये प्रक्रिया चल रही थी कि सवाल को खत्म करना है, और सवाल को खत्म करना ही पत्रकारिता को खत्म करना है, प्रतिपक्ष को खत्म करना है, विपक्ष को खत्म करना है। पहले आपको पप्पू नाम के जोक से हंसाया गया, आप हंसने लगे। किसी को पप्पू कहा जा रहा था, आप हंस रहे थे। धीरे 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 आपको पूरे इस विपक्ष को इसी तरह से हंसने के लायक बनाया गया। तो हमारी जो पत्रकारिता है, हम उसे 2014 से 19 के बीच ही देखेंगे, और नरेंद्र मोदी सरकार के नाम से ही देखेंगे। दाएं बाएं करने से कोई फायदा नहीं है। हमारी जो पत्रकारिता थी उसने पहले धर्मांधता, राष्ट्रवाद, ये सब खाल ओढ़ ली है। खाल नहीं, अब उसको शॉल कहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐड भी मिलते हैं, तो खाल अब वो शॉल की तरह चमकती है। तो इस तरह से हमारी पत्रकारिता का एक जो निरंतर जो थीम है, आप चैनलों पे ले लें, और ये कोई 4 चैनल नहीं है आपके देश में, कई 100 चैनल। हम तो अपने दैनिक चर्चाओं में 2-3 एंकरों और 2-3 चैनलों को ही रेफरेंस लेकर व्यस्त रहते हैं, लेकिन कई 100 चैनल हैं, और इनसे लगातार ये प्रक्रिया चली है राष्ट्रवाद और धर्मांधता के नाम पर। तो मुझे हैरानी हुई कि प्रधानमंत्री ने मतदाता को जागरूक करने के लिए कुछ पत्रकारों को ट्वीट किया टैग करके, तो बड़े अभिभूत हुए। जिन चैनलों ने और पत्रकारों ने उनके शासनकाल में जनता को मूर्ख बनाने का काम किया, वो जागरूक करने का एक छोटा सा हिस्सा सौंप रहे थे, ताकि वो 70 से 80% मतदान हो जाए और ये कहा जा सके कि लोकतंत्र कितना जागरूक है। और उस पूरे लोकतंत्र को आप सूचना विहीन बना दें, वो 100% भी मतदान कर रहा है, तो वो जागरूकता किस काम की? तो माहौल बनाने के लिए उन्होंने ट्वीट किया, लोगों को बहुत इसमें गर्व हुआ। धीरे धीरे हमारे चैनल कब उस हिंदू कुंठा के ध्वजवाहक बन गए, जिसका शायद उनको इंतजार था। सारी नैरेटिव, सारा डिबेट आप जाकर देखिए, तो वो उस हिंदू कुंठा को रचने में लगे हुए। न्यूज चैनलों पर अगर आप देखें तो पहले की पत्रकारिता में सांप्रदायिकता विलेन हुआ करती थी। आजकल कौन खलनायक है? सेक्युलर होना खलनायक। टुकड़े टुकड़े गैंग बताया जाता है, लिबरल बताया जाता है, सेक्युलर बताया जाता है। इन सब को
कारण बताया जाता है कि इनकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और वो सांप्रदायिकता को की ढाल को बचाए रखने के लिए आप राष्ट्रवाद का लेकर आते हैं। तो हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि बहुत तरह के मुद्दे जा रहे हैं जो लेजिटिमाइज किया जाता है। कोई नेता बयान देता है और कोई नेता ट्वीट करता है, इसको लेकर लेजिटिमाइज किया जाता है और हफ्तों एक विषय पर डिबेट होता है राम मंदिर को लेकर। कुंभ के दौरान अगर आप टेलीविजन चैनल को खोलकर देख लें तो पूरी डिबेट जो है उनकी वो किस चीज को लेकर है, तो वो राम मंदिर को लेकर है। और जो स्क्रीन पर जो बातें लिखी गई हैं, जो फ्लैश लिखे गए हैं, जो सुपर लिखे गए हैं, उनकी भाषा देखिए आप, वो किसकी तरफ से लिखे गए हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको देखते देखते, आपको दिखाते दिखाते इन टीवी चैनलों ने आपको किस तरह से बदल दिया है। और एक बयान आता है कि नहीं, हम चुनाव का मुद्दा नहीं बनाना चाहते हैं, और वो सारा डिबेट गायब हो जाता है। दरअसल वो 3-4 हफ्ता या 5 हफ्ता या 1 महीना वो समय था जब रोजगार को लेकर बहुत बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे थे, जब तरह तरह से अर्थव्यवस्था की संकट की खबरें सामने आ रही थी। टीवी को इनसे बचना था, तो बचाने के लिए हर समय एक लेजिटिमाइज तरीका से कोई बयान दे देता है, और वो चूंकि आसान हो जाता है, वहां से रेफरेंस पॉइंट लेकर ये डिबेट के मंच सजाए जाते हैं। एक मौलवी साहब खलियर मिल जाते हैं, एक कोई और हिंदू संगठन के खलियर मिल जाते हैं, 2 लोग आते हैं और एंकर इसमें तीनों मिलके जो सांप्रदायिकता और हिंदू कुंठा को उभारने का जो काम करता है, आपको लगता है कि ये किसी हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर रहे हैं। उस पैमाने से भी देखें तो हिंदुओं के साथ बड़े अन्याय कर रहे हैं। क्या हिंदू नौजवानों को नौकरी नहीं चाहिए? चाहिए। उस पैमाने से भी वो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। 4-4 हफ्ता, 5-5 हफ्ता ये नेशनल सिलेबस जिसको मैं कहता हूं, वो एक तरह से इस पे लॉन्च होता है और किया जा रहा है। पूरे जो सूचना तंत्र है, आपको कई बार लगता होगा, कई लोग कहते हैं नहीं आज जमाना बदल गया है, बहुत सारे चैनल आ गए, बहुत सारे चैनल आ गए हैं, पर उन चैनलों पर सूचनाएं क्या हैं? उन पर कोई सूचना नहीं है। आप देखें तो 3-4 थीम एंड थ्योरी के आसपास डिबेट चल रहे हैं। सारी चीजें वो परसेप्शन बनाने का काम कर रहे हैं, और वो परसेप्शन बनाने के लिए भी रिपोर्टर के द्वारा या उस चैनल के द्वारा लाई गई सूचनाएं नहीं है। उन सूचनाओं का एक खास तरीके से हिंदूकरण किया गया है, ताकि उसके कवर में, उसकी खाल में छिपकर जो सामने तार्किक बात करने वाला व्यक्ति बैठा है, उसको छोटा दिखाया जा सके विजुअल में। और इन पूरे सूचनाओं की विविधता जब समाप्त हो जाती है, आपको लगता है कि चूंकि आपके पास रिमोट है तो आप सब जानते हैं। दरअसल अब रिमोट यूजलेस है। आप कोई भी चैनल बदल लीजिए, आपको वही सूचना मिलेगी, वही मुद्दा मिलेगा, वही भाव मिलेगा। अब आप उससे बचकर नहीं निकल सकते। यह एक इंफॉर्मेशन लेस स्थिति है, सूचना विहीनता की स्थिति है। अगर आप मुझसे असहमति रखते हैं, जरूर रखिए, घर जाकर 1 हफ्ता चैनल देख लीजिएगा और आपको पता चलेगा कि आप इन चैनलों में क्या देख रहे हैं। इसमें किसी में भी सूचना नहीं है, प्रोपेगेंडा है। वो भी तरीके से कर सकते थे, पर निर्लज्जता से करने का ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि हमने इन 20-25 सालों में यूनिवर्सिटी और पढ़ाई का सिस्टम खराब किया है। लोगों के समझने की जो पूरी जो क्षमता है संदर्भ के साथ, उनके अवसरों को हमने सीमित किया है। तो इसकी वजह से ये चल रहा है, ये बिक रहा है। एक पूरे वोटर जमात को, जो दर्शकों का जो जमात था, उसको रिप्लेस करके समर्थकों को दर्शकों के बीच लाया गया ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए, और उनको जो दर्शक थे उनको समर्थक में बदला गया, और जो समर्थक थे उन्हें हिंदू में बदला गया। जहां उनके लिए बहुत कॉमन बात है कि मेरा एक साधारण सा सवाल पूछना उनको देशद्रोह का सवाल लगता है। और इसी जनवरी से लेकर चुनाव के आचार संहिता लागू होने से पहले भारत के प्रधानमंत्री 100 के करीब सभाएं करते हैं। किसी अखबार में यह हिम्मत नहीं है
कि ये पूछ दे कि इन सभाओं का खर्चा कितना है। किसी अखबार में हिम्मत नहीं है कि जो विज्ञापन मिला है कि इन कार्यक्रमों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करने आ रहे हैं उनका कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना भी है या नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो गोदाम का उद्घाटन करने गए और गाजियाबाद आए तो ऐसे 2 स्कूलों का उद्घाटन कर गए जो सिर्फ इमारत बनी हुई है, उसमें ना टीचर की नियुक्ति है, ना उसमें छात्रों ने अभी तक एडमिशन लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री बटन दबाकर उद्घाटन करके चले जाते हैं और पन्ना भर भर के दिया जाता है। हालत यह है कि वो जब काशी विश्वनाथ गए तो वहां के उनके कार्यक्रम के विज्ञापन में यह लिखा हुआ था कि पंखा और कूलर की व्यवस्था की जाएगी। क्या भारत के प्रधानमंत्री की यह हालत हो गई है कि कहां बेंच किसने रखा उस पर भी अपना नाम लिखवाएंगे? पंखा और कूलर तक का विज्ञापन छपा, उसमें लिखा है कि इस मंदिर में विशेष रूप से इस कॉरिडोर में पंखा, कूलर और छावनी की व्यवस्था की जाएगी। तो सूचना विहीनता की स्थिति में आप पाठक और दर्शक इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि ये सब अब आपको नॉर्मल लगता है। और जब सवाल पूछ दिए तो कहते हैं बताइए उनके बाद कौन। जब वो हैं सामने तब मैं उनका सवाल पूछ रहा हूं, कौन है, मैं क्यों जवाब देने जाऊं उसका? ये मेरे प्रश्न का इससे तो कोई संबंध है नहीं। हर अखबारों ने उनका विज्ञापन खाया, हर अखबारों ने झूठ का विज्ञापन खाया। अपने इलाके में जो योजनाओं की स्थिति है, जो अच्छी स्थिति थी वही बता देते कम से कम। ये जिनका करने आए हैं उसकी अच्छी स्थिति है। एक बड़ी योजना के बहाने पुराने योजनाओं को जमा करके डेटा बड़ा किया गया। 32,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो अखबार जो है और जो न्यूज चैनल है, इन दोनों को अलग करके अब देखने से कोई फायदा नहीं है। इन दोनों का यही काम है कि प्रधानमंत्री के झूठ को किस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए और आपको इस तरह से पेश किया जाए नरोवा कुंज की तरह कि वो खबर लगे और खबर भी ना हो। और ये भी इतना लंबा वक्त गुजर गया है कि आप भूल गए हैं कि नहीं इतना ज्यादा नहीं होता होगा। मैं सिर्फ 2000 में वो चिप की बात नहीं कर रहा हूं, वही एक विचलन नहीं है। जो चैनलों के ऊपर की जो भाषा है वो पढ़ ली जाए तो शर्म से हम अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन यह बताया जाता है कि उनकी टीआरपी बहुत ज्यादा है। तो टीआरपी तो उस कार्यक्रम की भी थी जो आप दुनिया खत्म होने वाले के नाम पे बना रहे थे। तो झूठ की अगर टीआरपी होगी तो क्या मीडिया झूठ दिखाएगा? फर्जी बैठकों में और डिबेट के मुद्दे इस तरह से निकाले गए और जिन पर किया गया है। इतना ही राष्ट्रवाद से प्रेम था तो मजीठिया दे देते ना, है कि नहीं? दे देते पत्रकारों को वेतन। पिछले साल एक घटना हुई अंकित सक्सेना और अंकित गर्ग की। कई बार आप देखते होंगे कि जो ये न्यूज चैनल हैं उनकी जो स्थितियां हैं, जब हम किसी उनकी गलती को पकड़ते हैं तो इस तरह से हो जाता है कि शायद ये अपवाद है। ये अपवाद नहीं है। फरवरी में अंकित सक्सेना की हत्या होती है और अक्टूबर में एक अंकित गर्ग के नाम के लड़के की हत्या होती है दिल्ली में। और दोनों का जो कवरेज है इन 5-6 जो भी महीना गुजरता है, इनके बीच में 8 महीना, उससे पता चलता है कि सांप्रदायिकता अब इस मीडिया की राष्ट्रीयता है। इस पर जिद सवार है कि किसी ना किसी तरीके से हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे। इतनी मेहनत के बाद भी समाज ने, मुझे तो हैरानी होती है कि बहुत ही संयम दिखाया, जलाने का कम प्रयास नहीं किया था। आप फूट पर जाकर देखिए, ज्योति पुनवानी ने जो लिखा है, राम पुनवानी ने,
तो कैसे लेजिटिमाइज किया जाता है? तो कपिल मिश्रा ट्वीट करते हैं, अंकित सक्सेना की हत्या होती है, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मुस्लिम थी और उस परिवार को पसंद नहीं था तो उस परिवार वो हत्या में शामिल था, यह आपराधिक घटना थी। तो कपिल मिश्रा ट्वीट करता है कि अगर अंकित अखलाक होता तो मेरे शहर का राजा सो नहीं रहा होता। अब इस बयान के सहारे जी न्यूज और एबीपी न्यूज ने सुपर लगाया, अखलाक पर हंगामा, अंकित पर नेताओं की चुप्पी क्यों। तुरंत आपके मेमोरी से आपको रिप्लेस कर देता है कि जब अखलाक की मौत हुई तो ये चैनल सवाल नहीं पूछ रहे थे, बल्कि अखलाक के मौत के समय भी ये चैनल उन सवालों को दबाने में लगे हुए थे और जो सवाल कर रहे थे उसको अवार्ड वापसी गैंग बताने में लगे थे। लेकिन जब अंकित सक्सेना की बारी आई तो यह सुपर चला एबीपी न्यूज पर कि अंकित पर नेताओं की चुप्पी क्यों। और ज्योति पुनवानी ने लिखा है कि डिबेट के अंत में रोमाना खान ने अंकित सक्सेना की हत्या के लिए सेक्युलर पॉलिटिक्स को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस तरह की राजनीति ने नफरत के बीज बोए थे, वही तो फल आएगा, ये उनका बयान है। तो सेक्युलर पॉलिटिक्स को आप कम्युनल पॉलिटिक्स की तरह और कम्युनल पॉलिटिक्स को आप नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स की तरह आप इन चैनलों में देख रहे हैं। और ये बहुत आराम से सीना तान के हो रहा है क्योंकि ये एक नया सामान्य है कि हां, सांप्रदायिक होना वो उस हिंदू गौरव का हिस्सा है जहां किसी मुस्लिम के मार दिए जाने से हम संतोष कर सकते हैं। शर्म नहीं आती? 15 करोड़ आबादी का हमने इस तरह का माहौल रच दिया है कि बीजेपी तो छोड़िए, जो बाकी विपक्षी दल हैं वो भी अब मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने से डरते हैं। और अब भी आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, एक्सक्लूजन हमारे सोसाइटी में नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी संख्या का राजनीतिक प्रतिनिधित्व समाप्त किया जा रहा है और लगभग कर दिया गया है। तो आप किस गुमान में बैठे हैं कि जब आपकी बारी आएगी, भले ही आप गिनती में 1.5 करोड़ हो या 4 करोड़ हो, आपको गायब कर दिया जाएगा। हर संख्या को इस मीडिया के जरिए शून्य में बदला जा रहा है। आपकी संख्या अब इससे अहमियत नहीं रखती। तो इनका ये मैं पढ़ के बताना चाहता हूं कि जो फ्लैश चल रहे थे उसमें एक और था कि अंकित को प्यार की सजा या हिंदू होने की सजा। अंकित के मर्डर पर चुप्पी से केजरीवाल बनेंगे मुसलमानों के मसीहा। चला है, चलता है अभी भी।